हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का राय साहब अकेडमी पर। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने डिफेंस मैकेनिज्म साइकेट्रिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ 10 डिफेंस मैकेनिज्म जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो लेकर आया था और उनको एग्जाम्पल के साथ हमने डिस्कस किया था। उस वीडियो पे आप लोगों का अच्छा रिस्पांस भी मिला था और बच्चों ने बाकी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि बाकी जो बचे हुए डिफेंस मैकेनिज्म हैं उनको भी मैं जल्द से जल्द पार्ट 2 के अंदर लेकर आऊं। तो आज मैं हाजिर हूं आप लोगों के बीच में डिफेंस मैकेनिज्म के पार्ट 2 के साथ, जिसमें बाकी बचे हुए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सारे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म को आज हम विद एग्जांपल डिटेल के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें और सारे डिफेंस मैकेनिज्म को अच्छी तरीके से समझ लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पहले डिफेंस मैकेनिज्म के साथ, जो कि है इंटेलेक्चुअलाइजेशन। ये कहता है excessive reasoning to avoid feelings, situations are dealt at cognitive level। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी पर्सन के किसी बिलव्ड पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी जो पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था उसकी किसी की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब वो पर्सन इमोशंस में अपनी इमोशंस शो करने की जगह, रोने की जगह वो क्या करेगा, वो फिलोसफिकल थिंकिंग की बात करेगा कि ठीक है यार, जो आदमी इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको आखिर एक ना एक दिन मरना है, कोई आदमी इस दुनिया में अमर नहीं है, जो यहाँ पे आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। तो ये सारी बातें करके वो उस स्ट्रेसफुल इवेंट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे वो इमोशंस की बजाय लॉजिकल रीजनिंग के तर्क देकर, लॉजिकल रीजनिंग करके उस स्ट्रेसफुल कंडीशन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। इसी को इंटेलेक्चुअलाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है डिनायल। बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये क्या कहता है, डिसओइंग कॉन्शियसली इनटॉलरेबल थॉट्स एंड इम्पल्सेस। फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन हॉस्पिटल में अपना ब्लड सैंपल चेकअप कराता है, तो वहां पे डायग्नोसिस में आया कि उस पर्सन को कैंसर है, तो वो पहली बात तो उस बात को एक्सेप्ट करने से ही रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। तो जब भी कोई पर्सन रियलिटी को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देगा, मना कर देगा, उसी को डिनाइल कहा जाता है। तो इसका यूज हम रूटीन लाइफ के अंदर भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी ने मुझे स्मोकिंग करते हुए देख लिया, मेरे पेरेंट ने, मेरे पापा ने मुझे स्मोकिंग करते हुए देख लिया। फिर जब वो मुझसे पूछेंगे कि क्या तू उस समय स्मोकिंग कर रहा था, तो मैं डिनाइल कर दूंगा, मैं मना कर दूंगा कि नहीं पापा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था, मैं स्मोकिंग नहीं कर रहा था। तो मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट करने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसी डिफेंस मैकेनिज्म को डिनाइल कहा जाता है, यानी रियलिटी को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर देना, रिफ्यूज कर देना। अगला डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह है रिएक्शन फॉर्मेशन। क्या कहता है, डेवलपिंग कॉन्शियस एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स एंड एक्टिंग आउट बिहेवियर्स अपोजिट टू वॉट वन रियली फील्स। तो बेसिकली यहां पे पर्सन क्या करता है, कॉन्शियसली अपने एटीट्यूड को एक फेक एटीट्यूड में कन्वर्ट करता है, यानी सामने वाले पर्सन को लेकर उसकी मन के अंदर फीलिंग्स कुछ और है पर वो शो कुछ और कर रहा है, वो फेक एटीट्यूड शो कर रहा है। इसे रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टीचर पसंद नहीं है, तो उसके लिए मन में तो कुछ और फीलिंग्स हैं, पर जब वो टीचर अगर सामने आएगा तब एक वो स्टूडेंट उसके सामने फेक रिगार्ड, फेक रिस्पेक्ट शो करेगा। सर आप बहुत अच्छे हो, सर आप ऐसे हो, सर आप वैसे हो, पर मन के अंदर उसी टीचर के लिए कुछ और ही इमोशंस हैं। इसे रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है सास और बहू का रिलेशन। तो उसमें क्या होता है कि बहू अपने सास से चाहे कितनी नफरत करती हो, उसके बारे में कुछ भी सोचती हो, पर मान लीजिए अगर किसी दिन किसी घर के अंदर कोई गेस्ट आता है, तो उन दोनों का अलग ही रिएक्शन देखने को मिलता है। बहू जो है वो सास के पैर दबा रही है, सास की पूरी सेवा कर रही है, मम्मी जी ये कर दूं, मम्मी जी ये ले आऊं, मम्मी जी ये बना दूं, मम्मी जी वो कर दूं। तो यहाँ पे क्या है, एक फेक एटीट्यूड शो किया जा रहा है। असलियत में वो वैसा नहीं सोचती है, असलियत में वो वैसा रिगार्ड नहीं करती, पर किसी की और के सामने एक फेक रिएक्शन बनाना, एक फेक एटीट्यूड शो करना, इसे ही रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है। और
पॉलिटिक्स में भी ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मान लीजिए कि कोई नेता है, वो बहुत करप्शन करता है, बहुत हद तक करप्शन करता है, पर जब भी वो स्पीच देगा तो करप्शन के अपोजिट में बात करेगा। हमें करप्शन नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार को हमें अवॉइड करना चाहिए, ये वो। पर असलियत में वो खुद भी करप्टेड है, वो खुद भी भ्रष्टाचार करता है। तो यहाँ पे वो फेक रिएक्शन या फेक एटीट्यूड शो कर रहा है, किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। इसी फेक एटीट्यूड को रिएक्शन फॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है रिग्रेशन। ये क्या बोलता है? रिटर्निंग टू एन अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज टू एक्सप्रेस एन इम्पल्स टू डील विद एंजाइटी। यानी यहां पर एंजाइटी होने पर एक पर्सन क्या करेगा? वो छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट करेगा। यानी अपनी उम्र से छोटी उम्र की तरह जो बच्चे रिएक्ट करते हैं, वैसा रिएक्शन यहाँ पे शो करेगा। वो क्या कर सकता है? जैसे कि वो किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रोना शुरू कर देगा। अगर उसको गुस्सा आएगा तो वो सामान इधर उधर फेंकना शुरू कर देगा। वो झूठी कस्में खाना शुरू कर देगा। स्ट्रेसफुल कंडीशन में नाखून चबाना शुरू कर देगा। ये सारी की सारी जो सिचुएशन के अंदर हम बच्चे की तरह जब रिएक्ट करते हैं, अपनी एज से छोटी एज वालों की तरह जब हम रिएक्शन शो करते हैं, यानी एक अर्लियर डेवलपमेंटल स्टेज के अंदर हम लोग चले जाते हैं, इसे रिग्रेशन कहा जाता है। अगला डिफेंस मैकेनिज्म है डिसोसिएशन। सिंपल सा मैकेनिज्म है। क्या कहता है? ब्लॉकिंग ऑफ एन एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट और पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड। यहां पे बेसिकली एक पर्सन क्या करता है? कोई भी एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट या पीरियड ऑफ टाइम के बारे में सोचना या उसे कॉन्शियस माइंड में लाने से वो अवॉइड करेगा। यानी वो खुद को किसी भी स्ट्रेसफुल कंडीशन या किसी ट्रॉमेटिक इवेंट से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो लड़के या दो फ्रेंड ड्राइव कर रहे थे, कार ड्राइव कर रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ये पर्सन सर्वाइव कर जाएगा और दूसरा वाला जो पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है। तो अब ये जो एक्सीडेंट था, ये इसके लिए एक एंजाइटी प्रोवोकिंग इवेंट है। तो फ्यूचर में वो इस एक्सीडेंट के बारे में सोचने से कतराएगा, इसको सोचेगा ही नहीं, इसको अपने कॉन्शियस इस इवेंट को अपने कॉन्शियस माइंड में लाने से वो बचेगा, अपने आप को बचाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि ये जो ट्रॉमेटिक इवेंट था, इससे खुद को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी को डिसोसिएशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। ये क्या कहता है? अनकॉन्शियस अटेम्प्ट टू चेंज वन सेल्फ टू रिजेंबल एन एडमायर्ड पर्सन। ये बेसिकली छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी बच्चा अनकॉन्शियसली अपने किसी एडमायरेबल पर्सन की तरह बनने की कोशिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक लड़का है, वो अपने पापा की तरह दिखने की कोशिश करेगा, अपने पापा के कैरेक्टर्स को इनहेरिट करने की कोशिश करता है। जैसे उसके पापा कैसे बात करते हैं, वो क्या पहनते हैं, वो कैसे चलते हैं, ये सभी ट्रेड्स वो अपने अंदर लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो पापा को रिजेंबल करना चाहता है, वो पापा की तरह दिखने की कोशिश करता है। उसने आइडेंटिफाई कर लिया है कि उसके पापा किस तरीके से दिखते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं। वही सारे गुण वो अपने अंदर भी लाने की कोशिश करेगा, अपने पापा को अपने पापा की तरह एक्ट करने की कोशिश करेगा। इसे आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। लास्ट डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन क्या कहता है? Type of identification in which the individual incorporate the trait or values of another into himself or herself। यहाँ बेसिकली क्या होता है कि किसी पर्सन ने आपको कुछ बोला और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि एक फादर ने अपने बेटे से बोला कि बेटा, लड़के रोया नहीं करते, बॉयज डोंट क्राई। अब यहाँ पे ये जो थिंकिंग थी, ये थिंकिंग फादर की थी कि भाई लड़के रोते नहीं हैं, पर वो थिंकिंग उसके बच्चे ने, उसके बेटे ने अपनी लाइफ में इंटरनलाइज कर लिया। यानी अब वो उसकी खुद की वे ऑफ थिंकिंग भी बन गई है कि ठीक है यार, पापा ने कहा है कि लड़के रोते नहीं हैं, तो अब वो क्या करेगा? अब वो इसी सिद्धांत पे चलेगा, इसी प्रिंसिपल पे चलेगा कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये थिंकिंग थी किसी और की, उसने आपको बोला और आपने क्या कर लिया? उसके वैल्यूज को या उसके ट्रेट्स को अपने बिहेवियर के अंदर अप्लाई कर लिया। इसी को इंट्रोजेक्शन कहा जाता है। यानी भाव किसी और के, ट्रेड्स किसी और के, और उन्होंने आप तक वो बात पहुंचाई, आपने उस बात को अपनी लाइफ के अंदर या अपने बिहेवियर के अंदर शो करना शुरू कर दिया। इसे इंट्रोजेक्शन
कहा जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट 2 यहाँ कंप्लीट होता है। हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म को यहाँ पे अच्छी तरीके से देखा, उनकी डेफिनेशन, ये सारी डेफिनेशंस मैंने साउंडर्स एंकलेक्स के अंदर से ही ली थी। तो आपका साउंडर्स की बुक में जो भी डिफेंस मैकेनिज्म दे रखा है वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, यहाँ पे मैं जो कुछ भी आप लोगों के लिए लेके आता हूँ वो पहले मैं खुद बहुत उसको स्टडी करता हूँ, बहुत डीप के अंदर उसको स्टडी करने के बाद आप लोगों तक वो मैटर लेके आता हूँ। तो आई होप आपको ये मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज दूसरे बच्चों तक भी मिले और उन्हें ये टॉपिक्स आसानी से समझ आ जाए। थैंक यू।